मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है। तैयारे को रवाना होने से पहले एक बार फिर चेक कर लेना। इंस्पेक्टर बोला, ये तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन कैप्टन मेहता सिन्हाली एजेंट का फरार हो जाना हमारे हक में अच्छा नहीं है। मैंने यूं ही कह दिया कि वो नाट्यत्मत का काला कलोटा सा था। मुझे यकीन है कि वो जेटी पर काम नहीं करता था, बल्कि बाहर से यहाँ सुराग रसानी करने आता था। मैंने उसे पहली बार जेटी की कैंटीन पर देखा था तो मुझे उसकी हरकतों पर कुछ शक सा हुआ। मैंने उसका सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि वो कस्बे से बाहर किसी झोंपड़े में रहता है। वहां मैं उसके लिए मछली लेकर गया और उससे दोस्ती कर ली। अब मैं तुम्हें अपनी सारी रिपोर्ट नहीं दे सकता, बस यूं समझ दो कि मैंने किसी न किसी तरह उसका इतना एतमाद हासिल कर लिया कि उसने मुझे इशारा दे दिया कि वो कहीं धमाका खेज मवाद लगा छुपा है। उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक नजर नहीं आया। मैंने सर खुजाते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि उसने मुझे तरखाने के लिए या किसी गलत राह पर लगाने के लिए ऐसा किया था। इसमें उसका क्या मंशा था ये मुझे मालूम नहीं। बहरहाल तुम उसकी तरफ से होशियार रहना। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके माथे पर बाएं जानिब जख्म का 8 इंच लंबा निशान है और अगला एक दांत टूटा हुआ है। ये मैंने अपने बयान को मजीद पुख्ता बनाने के लिए कहा था ताकि इंस्पेक्टर नाथन को यकीन हो जाए कि उसके बाद जो आबदोज में धमाका होने वाला था उसमें तकरीबकार या उसके किसी साथी का हाथ था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसी वक्त जेब से नोटबुक निकाल कर मेरे फर्जी सिन्हाली जासूस की ये 2 निशानियां नोट कर ली। नोटबुक को जेब में रखते हुए बोला, कल जब यूरेनियम बॉक्स यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा तो फिर तुम अगर चाहो तो इस झोंपड़ी को छोड़कर सामने वाले क्वार्टर में चले जाना और बेशक रात को बत्ती जला लिया करना। फिर तो तुम्हें मजदूर के हुलिये में जेटी पर आने की भी जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि वेंकिटा वापस अपने गांव चला गया है। वैसे ये मेरा मशवरा है, आगे तुम अपने बारे में जो बेहतर समझो कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ। मैंने कान खुजाते हुए उससे बड़ा अहम सवाल बेनियाजी से किया, तैयारा कल किस वक्त उड़ेगा? इंस्पेक्टर अभी झोंपड़े के अंदर ही था। टांगों पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारते हुए बोला, चेकिंग करने में थोड़ी देर लग जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है कि 11-12 बजे तक परवाज कर जाएगा। यूरेनियम बॉक्स हम सुबह ही गोदाम से निकाल लेंगे। मैंने बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। जब इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। यूरेनियम के बारे में मेरी स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब मुझे दूसरे ट्रैक पर गौर व फिक्र की जरूरत थी। यूरेनियम उस वक्त मेरी पहुंच से दूर था और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। इस सिलसिले में मेरे सामने 3 रास्ते थे। पहला ये कि मैं यूरेनियम को धमाके से उड़ा दूं। दूसरा ये कि मैं यूरेनियम को वहां से उठाकर जंगल में किसी जगह जमीन के अंदर दफन करके गायब कर दूं। और तीसरी तरकीब ये थी कि बॉक्स के अंदर से यूरेनियम निकाल कर उसकी जगह मिट्टी भर दूं। पहली दोनों स्कीमों पर अमल करने से दिल्ली हेडक्वार्टर मुझसे वजाहत तलब कर सकता था कि मैंने ऐसे हिफाजती इकदामात क्यों न किए कि यूरेनियम को बचाया जा सकता। दूसरी जानिब उन्हें आबदोज की तबाही की भी इत्तला मिल जानी थी। ये दोनों तकरीबी वाकयात मुझ पर शदीद तौर पर असरअंदाज हो सकते थे और मुमकिन था कि मुझे ब्लैक लिस्ट करने के बाद मेरी खुफिया निगरानी भी शुरू कर दी जाए। तीसरी तरकीब पर अमल करते हुए अगर मैं किसी तरह बॉक्स खोलकर असली यूरेनियम निकालने में कामयाब हो जाऊं और उसमें मिट्टी भर दूं तो ये इल्जाम मॉस्को या किसी दूसरी बंदरगाह पर मौजूद गैर मुल्की एजेंट पर भी लगाया जा सकता था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। इस दौरान में मुझे यूरेनियम बॉक्स का जायजा भी लेना था और उसमें से यूरेनियम निकाल कर किसी पोशीदा जगह पर जमीन के अंदर दफन करना था। मैंने यूरेनियम को निकालने का फैसला कर लिया था। इसी में मेरी आफियत थी और मैं अपनी खाल बचा सकता था। मुझे इस बात का ख्याल था कि जिस गोदाम में यूरेनियम बॉक्स पड़ा है वहां बहरिया का एक गार्ड पहरा देता है। इसका मतलब ये था कि या तो मैं उसे हलाक करके गोदाम में दाखिल हूँ या उसकी नजरें बचाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करूँ। गार्ड को हलाक कर देना मेरे लिए आसान था, लेकिन इस सूरत में वही मुश्किल सामने आ जाती थी कि यूरेनियम कन्याकुमारी में ही गायब किया गया है, जहाँ मैं भी मौजूद था। यह बात मुझ पर असरअंदाज हो सकती थी। मुझे गार्ड की आंख बचाकर माल गोदाम में घुसना होगा। उसके लिए माल गोदाम की अकबी दीवार का जायजा लेना जरूरी था। चुनाचे मैं झोंपड़ी से निकला और जंगल में मशरिक की तरफ चल पड़ा। एक लंबा चक्कर काटकर मैं गोदाम के अकबी दरख्तों में आकर एक झाड़ी के पीछे यूं बैठ गया जैसे जंगल में चहलकदमी करते करते थक गया हूँ और जरा सस्ताने को बैठा हूँ। मैंने देखा कि गोदाम की अकबी दीवार में ऊपर की तरफ से एक मुस्ततील रोशनदान था जिस पर जालीदार चौखटा लगा था। कमंद के जरिए अगर मैं अंदर दाखिल होता तो मुझे ये जाली काटना होती, जो खतरनाक काम था। गोदाम की दीवार में और कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मेरे करीब ही जमीन पर कुछ नारियल गिरे हुए थे। मैंने 2 नारियल उठाए और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में आकर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। सूरज गुरूब होने लगा था और नारियल के दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे।
अभी तक मैं किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच सका था। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ एक रात थी। एक रात के अंदर अंदर मुझे अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करना था। मेरे पास कोई कमंद नहीं थी और बंद रोशनदान पर कमंद डालना कोई आसान काम नहीं था, खासतौर पर जब दूसरी तरफ बहरिया का चाको चौबंद स्टेन गन बरतार सिपाही पहरा दे रहा हो। एकदम से मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने फौरन उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। इन हालात में इससे बेहतर तरकीब मैं नहीं सोच सकता था। ये बात मेरे इल्म में थी कि रात के 9 बजे गार्ड की ड्यूटी बदल जाती है और दूसरा सिपाही पहरे पर आ जाता है जो सुबह 4 बजे तक पहरा देता है। मुझे अपना एक्शन प्लान रात के 10 बजे शुरू करना था। मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारी सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी एक पुरानी लुंगी को लंबे रुख पर फाड़ कर उसकी पगड़ी बनाई। इस पगड़ी को मुझे रात के अंधेरे में झोंपड़ी से निकलते वक्त अपने सर पर इस तरह बांधना था कि मेरे चेहरे पर सिवाय आंखों के और कोई शय नजर न आए। ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम के लिए था। इसके अलावा मैंने प्लास्टिक का एक बड़ा थैला सुकेड़ कर अपनी धोती में उड़स दिया। मुझे चाकू छुरी की जरूरत नहीं थी। रात हो गई। मेरी रिस्ट वॉच अब मेरे पास मौजूद थी। जब रात के 11:15 बज गए तो मैंने फाड़ी हुई लुंगी को सर पर बांधा और अंधेरे में झोंपड़ी से निकल पड़ा। अपनी स्कीम के मुताबिक मैं जंगल में बाएं तरफ से होता हुआ गोदाम के अक़ब में आ गया। ये सारा इलाका दिन की रोशनी में मेरा देखा भाला था। मैं एक एक नशीब फराज से वाकिफ था। मैं फूंक फूंक कर एक तजर्बाकार कमांडो की तरह कदम उठाता हुआ गोदाम के करीब ऐसी जगह पर आ गया जहां से मुझे अंधेरे में पहरा देते हुए गार्ड का हजूला साफ दिखाई दे रहा था। मैं बैठ गया और गार्ड पर अपनी नजरें जमा दी। गार्ड नाटिक कद का था और बेजारी से गोदाम के बंद दरवाजे के आगे टहल रहा था। फिर वो एक पत्थर पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट या बीड़ी निकाल कर लाइटर से सुलगाई। एक शूला सा चमका। गार्ड का चेहरा एक सेकंड के लिए नजर आया और फिर अंधेरा छा गया। इस धीमी सी रोशनी से मुझे पता चल गया था कि गार्ड किस रुख पर बैठा हुआ है। उसी हिसाब से मैंने जमीन पर लेट कर पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें किसी खूंखार चीते की तरह अपने टारगेट पर थीं। मैं सांप की तरह रेंग रहा था। शबनम की वजह से घास गीली हो रही थी और मेरे चलने की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। आगे खुली जगह आ गई। मैं बेधड़क आगे नहीं बढ़ सकता था। वहां से मुझे देखा भी जा सकता था। इतनी दूर से मैं अपने शिकार पर छलांग भी नहीं लगा सकता था। इतने में गार्ड अपनी जगह से उठा। मैं तेजी से एक झाड़ी के पीछे हो गया। मैंने अपना सांस रोक लिया। गार्ड सिगरेट पीते हुए टहल रहा था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था। गोली चलने से जेटी की तरफ से दूसरा पहरेदार भी भागकर वहां आ सकता था। मैंने जमीन को हाथ से टटोला। वहां कोई पत्थर या छोटा कंकर मुझे न मिला। मैं अपनी जगह पर साकित लेटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। नजरें गार्ड पर जमी थी। वो टहलते टहलते रुक गया। थोड़ा सा खांसा और फिर पत्थर पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। ये मेरे लिए शायद आखिरी मौका था। मैंने अपना रुख बदल लिया और गीली घास पर रेंगता हुआ दूसरी जानिब उसके अक़ब में आ गया। ये काम कोई आसान नहीं था। मेरी बरसों की महारत और तजुर्बा काम आ रहा था। मुझे मालूम था कि जमीन पर अंधेरे में बगैर आवाज पैदा किए कैसे रेंगा जाता है। मैं जहाँ हाथ या पांव रखता था, एक सेकंड के लिए वहां जम जाता और हल्की सी जुम्बिश भी ना करता। उसके बाद फिर आगे बढ़ता। अब मैं रुक गया। मैं मुंह से इस तरह सांस ले रहा था कि मेरा मुंह खुला था और सांस बगैर आवाज के मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता जारी था। ऐसे मौकों पर नाक से सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि इस तरह से आवाज पैदा होती है। मैं दिल ही दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सिपाही अपनी जगह से उठकर फिर न टहलना शुरू करते, क्योंकि मैं उसके अक़ब में बमुश्किल कोई 15 मिनट के फासले पर जंगली घास में एक मगरमच्छ की तरह उस पर निगाहें जमाए लेटा था। पहरेदार ने सिगरेट जमीन पर फेंका और उसे पांव से मसलने लगा। अब उसके किसी वक्त भी उठने का इम्कान था। मैं उसे मोहलत नहीं दे सकता था। अपने बेहिस जिस्म को मगरमच्छ की तरह बिल्कुल सीध में रखे मैं अपने दोनों पंजों से जमीन पकड़े इंतहाई अय्यारी से आगे बढ़ा। जब मैंने देख लिया कि अब फासला मुनासिब है तो अपने दोनों घुटनों को समेटकर पेट के साथ लगाया। फिर वही हुआ जिसका मुझे गहरा तजुर्बा था। मैं एक बिजली की तरह पहरेदार की पुश्त पर इस तरह गिरा कि मैंने उसे अपने साथ ही आगे जमीन पर गिरा लिया। वो हड़बड़ा कर मेरी गिरफ्त में तड़पा, लेकिन मेरा घुटना उसके हाथ पर था जो स्टीम गन की तरफ जा सकता था और उसकी गर्दन मेरे दोनों हाथों की फौलादी गिरफ्त में थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी गर्दन को दोनों जानिब शहरक की तरफ इतना दबाया कि वो बेहोश हो गया। मैंने अपने सर पर बंधी हुई लुंगी में से एक लंबे रुख का एक टुकड़ा काटा, उसके 2 हिस्से किए। एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूसा और दूसरे से उसके बाजू उसकी पुश्त से बांध दिए। फिर मैंने उसकी स्टेन गन उठाई और लपक कर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। गोदाम के दरवाजे पर विलायती ताला लगा दिया गया था।
मैंने कुंडे के अंदर से स्टेन गन की नाल डालकर अपनी तरफ खींचा। कुंडा उखड़ गया। मैंने एक नजर पहरेदार पर डाली। वो अंधेरे में जमीन पर मुंह के बल बेहोश पड़ा था। मैं आहिस्ता से गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं थी। मैं वहां रोशनी करना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले मैंने गोदाम में इधर उधर लकड़ी के बक्सों और सामान की थैलियों को टटोलते हुए रस्सी का एक टुकड़ा तलाश किया। मैंने उसी रस्सी से बेहोश पहरेदार के दोनों पांव भी जकड़ दिए ताकि अगर उसे होश आ जाए तो वो वहां से भाग न सके। अब मैंने अंदर आकर गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे कोने वाले नारियल के ढेर की तरफ गया। इंस्पेक्टर नाथम ने मुझे बताया था कि यूरेनियम बॉक्स नारियल के ढेर के नीचे छुपा कर रखा है। ये नारियल छाल वाले थे, इसलिए वो ज्यादा लुढ़क नहीं सकते थे। मैंने थोड़े से नारियल हटाए तो नीचे से एक बक्स निकल आया। ये एक मुरब्बा फुट का लोहे का बक्स था। उसे भी ताला लगा हुआ था। इस मकसद के लिए मैं लोहे की एक बारीक सलाई अपने साथ लाया था। मुझे मुख्तलिफ तालों को सलाई की मदद से खोलने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त अपनी पूरी महारत और तजुर्बे को बरूए कार लाने की जरूरत थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सिलाई ताले के सुराख में डालकर आंखें बंद कर ली। मेरी सिलाई एक खास जाविये से ताले के अंदर के लीवर को तलाश कर रही थी। लीवर मेरी सिलाई की जद में आ गया। अब मैंने गरारी को पीछे हटाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये छोटा मगर इंतहाई मजबूत विलायती ताला था और इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था, लेकिन मैं भी हथियार नहीं डाल सकता था। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। गोदाम में वैसे भी हब्स था। मेरे जज्बात में भी हैजान बरपा था, मगर मेरी उंगलियां सिलाई को बड़े सुकून के साथ ताले के लीवर को एक तरफ दबाने की कोशिश में लगी थी। सिलाई बार बार लीवर की गरारी से फिसल जाती। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मुमकिन है कोई दूसरा पहरेदार वहां किसी वजह से आ जाए। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और खटाक की हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और ताले को कुंडी में से निकाल कर नीचे रखा। बॉक्स को खोला और झुक कर देखा। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक की एक थैली पड़ी थी जिसका मुंह सिलाई से बंद कर दिया गया था। इस थैली के अंदर सिवाय यूरेनियम के और क्या हो सकता था। मैंने थैली निकाली। लोहे की सिलाई से उसके मुंह को लंबा कट देकर फाड़ा। उंगली अंदर डालकर महसूस किया कि यूरेनियम भुरभुरी दांत की शक्ल में थैली में भरा हुआ था। मैं उसी तरह थैली को लेकर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा। रात खामोश थी। अब मैं अंधेरे में चीजों को धुंधला धुंधला देख सकता था। बेहोश पहरेदार उसी तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, शायद मर चुका था। मैं दरवाजे से निकला और गोदाम के पीछे ढलान में उतरकर एक जगह बैठ गया, जहां मैंने पत्थरों और नरम मिट्टी को हटाकर जमीन में छोटा सा गड्ढा बनाया। फिर थैली में से सारे का सारा यूरेनियम गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर छोटे पत्थर जमाए और ऊपर दोबारा मिट्टी की तह जमाकर उसके ऊपर घास फूस डाल दी। उसके बाद उसे अच्छी तरह पांव से दबाया। फिर मैंने थैली में तकरीबन उतनी ही मिकदार में मिट्टी भरी और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ वापस गोदाम में आ गया। मिट्टी से भरी हुई थैली यूरेनियम बॉक्स में रखी। सर पर बंधे हुए कपड़े के पल्लू से बॉक्स साफ किया और ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया। फिर बॉक्स को उठाकर नारियल के ढेर के नीचे उसकी पहली वाली जगह पर छुपा दिया और ऊपर से इसी तरह नारियल जमा दिए। मेरा एक अहम काम खत्म हो गया था। अब मैं गोदाम में रखी हुई चीजों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने अपनी धोती में उड़सा हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाल लिया था। इस गोदाम में लकड़ी के बड़े बड़े क्रेटों के अलावा खाने पीने की टिन फूड के ढेर भी लगे थे। मैंने एक बक्स के ऊपर कुछ टिन और बिस्किटों के पैकेट उठाकर प्लास्टिक के थैले में भरे और चेहरे को वैसे ही छुपाकर स्टेन गन लिए गोदाम के दरवाजे पर आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक वहां गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। कोई दूसरा पहरेदार वहां नहीं पहुंचा था। यही दूसरा पहरेदार था जिसने रात 10 बजे ड्यूटी संभाली थी। मैंने गोदाम से निकलकर दरवाजे को बंद करके धोती के पल्लू से हाथ के निशान साफ किए। अगरचे उसकी जरूरत नहीं थी, ताहम मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैं दबे पांव झुककर चलता हुआ बेहोश पहरेदार के पास आकर बैठ गया। स्टेन गन उसके पास जमीन पर रख दी और झुककर उसे देखा। उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने उसके मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, प्लास्टिक का थैला कांधे पर डाला और तकरीबन भागकर अकवी दरख्तों में आ गया, जहां घास काफी ऊंची थी और मेरे घुटनों तक आती थी। दरख्तों के साए में होने की वजह से ये घास शबनम से महफूज थी और उस पर मेरे कदमों के निशान नहीं पड़ सकते थे। मैं दरख्तों में काफी दूर निकल गया। मैं खाड़ी के साहिल की तरफ जा रहा था। मशरिक में खाड़ी का समंदर जंगल में काफी आगे आ गया था, जहां उसने एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं थैला कांधे पर डाले खाड़ी की झील किनारे आकर बैठ गया। मैंने इधर उधर से छोटे पत्थर और गीली मिट्टी उठाकर थैले में भर दी। उसके मुंह को बंद करके गांठ लगाई और समंदर के पानी में थैला डाल दिया। थैले ने एक डुबकी लगाई और अंधेरे में मेरी नजरों से गायब हो गया।
थैला टिंग फूड और बिस्किट के डिब्बों के साथ पानी की तह में चला गया था। मेरा ये मिशन अब मुकम्मल हुआ था। मैंने झील के पानी से हाथ धोए और बैठे बैठे गर्दन घुमाकर अंधेरे में गौर से देखा। जहां से नारियल के दरख्तों के नीचे से होकर एक रास्ता मेरी झोंपड़ी के अकब में जा निकलता था। ये रास्ता अंधेरे में सुनसान था। कोई शय हरकत करती नजर नहीं आ रही थी। किसी परिंदे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उठा और उन दरख्तों की तरफ से चल पड़ा। झोंपड़ी में दाखिल होते ही मैंने बांस का दरवाजा बंद कर दिया और बोरिए पर धम से गिर पड़ा। अब मेरा सांस फूलने लगा और यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं कई मील भागता हुआ चला रहा हूँ। मैंने गड्ढे से पानी निकाल कर पिया और सर पर बंधी हुई लुंगी का टुकड़ा उतार कर अपने बोरिए के नीचे फैला दिया। झोंपड़ी में गर्मी और हब्स था और मच्छर भिनभिनाते फिर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे क्वार्टर नुमा मकान में चले जाना चाहिए। वहां बिजली का पंखा था। मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाजे को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पोंछता जा रहा था।